नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। सेवा तीर्थ हुआ आज से प्रधानमंत्री कार्यालय का नया पता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। पहले दिन पीएम मोदी ने किसान, महिला, कमजोर वर्गों और स्टार्टअप से जुड़े अहम फाइलों पर किए दस्तखत। कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन 1 और 2 का किया उद्घाटन। डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। कहा, नॉर्थ साउथ ब्लॉक ब्रिटिश हुकूमत का प्रतीक, गुलामी की मानसिकता से निकलना जरूरी था। भारी हंगामे के बीच आज संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा हुआ पूरा। 9 मार्च से फिर शुरू होगा बजट सत्र। फाइनेंस बिल में बदलाव पर रहेगी नजर। 16 फरवरी से दिल्ली के भारत मंडपम में होगी इंडिया एआई इंपैक्ट समिट की शुरुआत। 100 देशों के लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और डिप्लोमैट्स होंगे शामिल। गूगल, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, एनविडिया और क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओज लेंगे हिस्सा। सरकार ने दी 25 लाख टन गेहूं के एक्सपोर्ट को मंजूरी। गेहूं के गिरते दामों को काबू करने के लिए फैसला। चीनी और आटे से बने प्रोडक्ट्स के निर्यात को भी मंजूरी। खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा गिरकर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। आईटी, रियल्टी, एनर्जी इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरे। मार्केट कपलिंग मामले में आईईएक्स को बड़ा झटका। एपीटीएल ने सीईआरसी के आदेश के खिलाफ आईईएक्स की अर्जी खारिज की। सीईआरसी को रेगुलेशंस बनाने की मिली मंजूरी। बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान। चुनाव नतीजों में बीएनपी को 2/3 बहुमत। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत। आज से प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को नया पता मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर में सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पीएमओ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय है। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में 3 इमारतें हैं। इनका नाम है सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3। उसके बाद शाम को सेवा तीर्थ से एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी उद्घाटन किया। आपको बता दें, पीएम मोदी ने डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में कई अहम फैसले हुए और नीतियां बनी, लेकिन ये इमारत ब्रिटिश शासन की हुकूमत के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। इनका मकसद भारत को सदियों तक गुलामी के जंजीरों में जकड़ना रखा था। इनसे निकलना जरूरी था। ये इमारतें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। इन इमारतों को बनाने का मकसद भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। अब संयोग से सेवा तीर्थ का ये पूरा परिसर किसी पहाड़ी पर न होकर जमीन से ज्यादा जुड़ा है। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं।
कार्यालय में कामकाज संभालते ही पहले दिन पीएम मोदी ने किसान, महिला, कमजोर वर्गों और स्टार्टअप से जुड़ी अहम फाइलों पर दस्तखत किए। इस नए कार्यालय की खासियत और अहम फैसलों के बारे में जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, ये बताइए, आज नए कार्यालय में प्रधानमंत्री ने किन अहम फाइलों पर सिग्नेचर किया है? देखिए, दरअसल ये जो नया पता है वो साउथ ब्लॉक में पहले प्रधानमंत्री कार्यालय होता था। वहाँ से मुश्किल से 700-800 मीटर की दूरी पर ये सेवा तीर्थ नया कार्यालय बना है। आज प्रधानमंत्री कार्यालय वहाँ आधिकारिक तौर पर शिफ्ट हो गया। आज से प्रधानमंत्री ने वहाँ पे काम करना शुरू भी कर दिया है। क्योंकि जैसा कि नाम रखा गया सेवा तीर्थ, तो पहले दिन पहले जो कुछ फाइलें साइन की गई उसमें वो सेवा भाव निकल कर सामने आए, ये कोशिश की गई। चाहे महिला हो, पिछड़े वर्ग हो, युवा हो, किसान हो, यहाँ तक कि स्टार्टअप हो, जो उभरते हुए नया सेक्टर हो, उनका भी यहाँ पे खास ख्याल रखा गया है। और जो महत्वपूर्ण फाइलें साइन की गई, इससे मिसाल के तौर पर जो दुर्घटना पीड़ित लोग होते हैं उनको 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी। इससे जुड़ी हुई फाइल को प्रधानमंत्री ने साइन किया। 2029 तक जो लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य रखा गया था उसे बढ़ाकर 6 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाया जाएगा, ये फैसला हुआ। इससे जुड़ा हुआ फाइल को प्रधानमंत्री ने साइन किया। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, किसानों को लेकर के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो उसकी राशि 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करने का फैसला लिया गया था। इससे जुड़ी हुई फाइल को यहाँ पे साइन किया है। एक और बड़ी चीज, स्टार्टअप इंडिया जो फंड्स ऑफ फंड है 10,000 करोड़ रुपए के लिए, उसके लिए स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड 2.0 के लिए जो फाइल थी उसको दस्तखत किया। तो इस तरीके से कई सारे महत्वपूर्ण फाइल को साइन किया जो समाज के हर वर्गों को किस तरह से फोकस रहने वाला है सरकार के आने वाले दिनों में, ये एक दर्शाता है। बता दूं, ये जो सेवा तीर्थ है ये साउथ ब्लॉक की जगह यहाँ पे ले रहा है। और ऐसे कई सारे नाम यहाँ पे बदले गए, कई सारे नए कार्यालय बने हैं। वो दरअसल एक दर्शाता है कि किस तरह से औपनिवेशिक के समय का जो अलग अलग बिल्डिंगें थी, अलग अलग कार्यालय थे, उनको बदला जाए। मिसाल के तौर पर सेवा तीर्थ में अब आपको प्रधानमंत्री कार्यालय, NSCS के कार्यालय होंगे। साउथ ब्लॉक को सेवा तीर्थ बनने के अलावा कैबिनेट सचिवालय को कर्तव्य भवन में तब्दील किया गया है। राजपथ को कर्तव्य पथ पर तब्दील किया गया। इससे पहले रेस कोर्स रोड को आपको याद होगा लोक कल्याण मार्ग पर तब्दील किया गया। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें बदल रही हैं। एक जो औपनिवेशिक काल की विरासत चली आई थी उसको अब पीछे इतिहास में छोड़ने की कोशिश है। उसी कोशिश के तहत ये सेवा तीर्थ में आज से प्रधानमंत्री कार्यालय का काजकाज शुरू हुआ। तो लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 16 फरवरी से राजधानी दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट शुरू हो रहा है। ग्लोबल साउथ में भारत पहला देश है जो समिट की मेजबानी कर रहा है। इस ग्लोबल इवेंट के जरिए कैसे भारत दुनिया के सामने अपने AI मिशन की ताकत को पेश करने की तैयारी में है, बता रही है दीपाली नंदा। भारत तैयार है देश और दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट के लिए। और मैं मौजूद हूं भारत मंडपम में, जहां 16 से लेकर 20 फरवरी के बीच में देश और दुनिया के दिग्गज चेहरे आपको दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं यहां पर जो तैयारियां हैं अपने आखिरी चरण में हैं। खास तौर पर 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनके पॉलिसी मेकर्स, लीडर्स और डिप्लोमैट्स भारत मंडपम में पहुंचेंगे और AI इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिग्गज कंपनियां हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी। सुंदर पिचाई की बात करें तो उनकी कंफर्मेशन है। इसके अलावा ओपन AI CEO सैम ऑल्टमैन यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ एंथ्रोपिक के CEO डैरियो अमोडियो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो तैयारियां यहाँ पर अंतिम चरण में दिखाई दे रही हैं। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ भारत मंडपम के अंदर, वहां पर किस तरह से मेजबानी की तैयारी है अब वो भी दिखाती हूँ। और अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ एक ऐसा कॉर्नर जो कि देश दुनिया को यहाँ से एक बड़ा संदेश देगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट है और यहाँ पर जो संदेश दिया गया है वो अपने आप में काफी बड़ा है कि ये है नया भारत। और पीछे आप देखेंगे कि भारत के ध्वज के साथ साथ आपको दूसरे देशों के ध्वज यहाँ पर दिखाई देंगे। अब मैं आपको लेकर आ गई हूँ भारत मंडपम के अंदर इस हॉल में, जहाँ पर आप देखेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में AI किस तरह से नए इनोवेशंस ला सकता है, उसकी एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है।
देश के इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ आप सामने देख पा रहे होंगे गूगल भी यहाँ पर बता रहा है कि कैसे एजुकेशन के क्षेत्र में जो AI है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कैसे जॉब सेक्टर में कॉन्क्रीट सॉल्यूशन और ग्लोबल कॉर्पोरेशन के जरिए AI को आगे विकसित किया जाए, भारत की पोजीशन को मजबूत किया जाए, इस सब पर फोकस देखने को मिलेगा। दीपाली नंदा, भारत मंडपम। बढ़ते आगे और आपको बता दें कि गेहूं के गिरते दामों को काबू करने के लिए सरकार ने गेहूं के निर्यात को खोलने का फैसला किया है। पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। साल 2022 में सरकार ने गेहूं के निर्यात के ऊपर रोक लगा दी थी, लेकिन इस साल हालात काफी बदल गए हैं। सरकार के पास गेहूं का इस बार स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगर मैं एफसीआई की बात करूं तो एफसीआई के पास 180 लाख टन का स्टॉक है। जो व्यापारी है उनके पास भी 71 लाख टन के आसपास का स्टॉक है। इस साल जो फसल की बुआई है वो भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। गेहूं की बुआई 334 लाख हेक्टेयर के अंदर हुई है, तो ये पिछले साल के काफी ज्यादा मुकाबले है, काफी ज्यादा है। तो इस बार गेहूं का जो बम्पर प्रोडक्शन होने का अनुमान है, तो नई फसल अभी आने की शुरुआत हो जाएगी। तो उसको देखते हुए दाम भी लगातार गिर रहे हैं। अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं तो गेहूं के दाम 4% तक गिर चुके हैं। तो उसको देखते हुए सरकार ने अब गेहूं के निर्यात को खोलने का फैसला किया है। शुरुआत में 25 लाख टन गेहूं निर्यात को मंजूरी दी गई है और साथ ही 5 लाख टन जो आटे से बने हुए प्रोडक्ट है उनके एडिशनल निर्यात को मंजूरी दी गई है। पहले ही सरकार 5 लाख टन के आटे से बने प्रोडक्ट के निर्यात को मंजूरी दे चुकी थी। इसके साथ साथ चीनी के निर्यात भी सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया है। अभी फिलहाल 15 लाख टन के आसपास चीनी को मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब सरकार ने 5 लाख टन चीनी निर्यात को और मंजूरी दे दी है। तो कुल मिलाकर के 20 लाख टन चीनी निर्यात को भी मंजूरी मिल गई। तो रियल एस्टेट रेगुलेटर रेरा के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर सेक्टर ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली में रियल एस्टेट संगठन नेरोडको के एक कार्यक्रम में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने कहा कि रेरा जैसे संगठनों की अभी भी जरूरत है, हालांकि इसमें रिफॉर्म की गुंजाइश है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है मैं उसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं कर सकता, मगर मुझे लगता है कि रेगुलेटर काम कर रहा है अपनी पूरी तरह से, बट और ज़्यादा बेहतर काम करने की ज़रूरत है। उसके स्ट्रेंथन के लिए जो भी हमसे होगा हम भी लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पहले जब शुरू किए थे तो और भी चैलेंजेस ज़्यादा थे, तो इट इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम वेयर इट विल गेट रिफाइंड एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ मच मोर बेटर वे। साल 2025 में ट्राई को अनचाही कॉल से जुड़ी 17 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली। इस पर कार्रवाई करते हुए ट्राई ने 1,80,000 कनेक्शन बंद किए हैं। ट्राई अनचाही कॉल्स के मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए क्या कर रहा है, इस पर ट्राई चेयरमैन अनिल लोहोटी से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। नई ऐप लॉन्च की है, खासतौर पे एक DND ऐप को रिवैम्प किया है, तो किस तरह से जो उपभोक्ता है उस पर शिकायत कर सकता है? हमने देखिए DND ऐप और माई स्पीड ऐप, इनको दोनों को दोबारा से नया बना करके लॉन्च किया है। और जो इन ऐप के जो महत्वपूर्ण फीचर ये हैं कि अब ये ऐप बहुत सरल हैं और आसानी से इंट्यूटिवली इनका उपयोग किया जा सकता है। इनमें नए फीचर्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं और उनको उपयोग करना बहुत आसान होगा। तो जो DND ऐप है उसके ज़रिए कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस एक्सरसाइज कर सकता है कि मुझे कमर्शियल कम्युनिकेशन किसी पर्टिकुलर सेक्टर में चाहिए या नहीं चाहिए, या उसको यदि स्पैम कॉल आता है, चाहे वो रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर से आए या अनरजिस्टर्ड नंबर से आए, वो दोनों के खिलाफ आसानी से शिकायत कर सकता है। बहुत क्विक, मतलब जस्ट फ्यू टचेज़ में वो शिकायत कर सकता है और वो शिकायत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि प्रत्येक उपभोक्ता जिसको स्पैम कॉल आती है या SMS आता है वो इसकी शिकायत ज़रूर करे। सर, गोइंग फॉरवर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करेंगे आप, ताकि नंबर आइडेंटिफाई हो जाए अगर 5 से 10 अनसॉलिसिटेड कॉल्स आती हैं उसका? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स ने ऑलरेडी बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया है, सभी जो प्राइवेट सेक्टर के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन की मदद से जो भी स्पैम कॉल्स, सस्पेक्टेड स्पैम कॉल्स आती हैं, उस पर वो वार्निंग देते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉल या SMS सस्पेक्टेड स्पैम है, और उसके बाद में जो उपभोक्ता है
वो जानकारी प्राप्त होकर के इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है कि वो उस कॉल को अटेंड करे या ना करे। तो डिस्कनेक्ट करने के लिए भी इसी का इस्तेमाल होगा कि 5 अगर AI ने बोल दिया कि ये 5 कॉल स्पैम कॉल थे तो उसको डिस्कनेक्ट AI पैटर्न के बेसिस पे फ्लैग करता है, उसको हम कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं मान सकते कि ये स्पैम ही है, उसके लिए शिकायत का होना आवश्यक है। अब आपको बता दें, सिविल एविएशन मंत्रालय एयरपोर्ट के आसपास इमारतों की ऊंचाई से जुड़े नियमों में ढील देने पर विचार कर रहा है। इसके लिए एविएशन मंत्रालय एक स्टडी भी करवा रहा है। सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि रियल एस्टेट संगठनों ने इसकी मांग रखी है और सरकार जल्द ही इसे लेकर कोई फैसला लेगी। It is very important for our sector also to continuously engage with the real estate sector and to get feedback from them. And one important issue that has been flagged to us has been the height restrictions in the urban cities. In the metro cities like Mumbai, because of the air travel and the airport being present in the heart of the city, the height has been limited for buildings to a certain extent. But to provide solution for that, while keeping the safety of the air travel intact, that is something which we don't want to compromise on. But we want to bring in global standards into our cities now and ensure that cities like New York or Dubai, London, how they have integrated good heights of buildings and also safe aviation travel. So we have roped in International Civil Aviation Organization. We are doing a special study across the country in all the cities, not only the cities which are present today and the future cities also, and ensuring that we come up with good technological advancements, good proper regulations, so that safe air travel can also happen and the cities can also grow. इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। खराब ग्लोबल संकेतों से आज के बाजार में काफी दबाव बना रहा। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली हावी रही है। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। बाजार में कैसे रहा है कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, लेकिन वैलेंटाइंस डे जो है वो कल है। बाजार लेकिन वैलेंटाइन के रंग में आज ही रंगता हुआ दिखाई दिया है। इंडाइसिस की तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो देखिए ऑल रेड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। निफ्टी में करीबन 1.5% की कमजोरी, बैंकिंग बैकफुट पे खेल रहा था। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करी जाए तो यहाँ पे जो गहराई है और भी ज्यादा नीचे जाती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा बाकी भी सेक्टर पॉकेट्स की आप बात कर ले तो देखिए आईटी में लगातार जो बिकवाली का ट्रेंड है हमें देखने को मिल रहा है। ऑल गोज टू एआई, जो एआई का संकट इस टाइम पे ग्लोबल मार्केट पे मंडरा रहा है, वही इंपैक्ट यहाँ पे भी देखने को मिला है। इनफैक्ट एफएमसीजी, फाइनेंशियल, पीएसयू, ऑयल एंड गैस में भी आज भारी बिकवाली देखने को मिली है। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। देखिए निफ्टी में बढ़ने वाले बजाज फाइनेंस, आयशर मोटर, एसबीआई लाइफ और एसबीआई हल्की फुल्की बढ़त के साथ ही बंद हुए हैं। लेकिन लूजिंग स्ट्रीक में आप देखिए हिंडाल्को नंबर्स आए, नंबर्स के बाद ये रिएक्शन देखा गया। एचयूएल भी नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद ये रिएक्शन कल से लगातार हमें देखने को मिल रहा है। इटर्नल और साथ में अडानी एंटरप्राइजेज में आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। मेटल शेयर्स में भी लगातार गिरावट देखने को मिली है, लेकिन क्योंकि जो प्रेशियस मेटल्स है वहां पे हम देखेंगे तो भारी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। एक टाइम था जहां पे हम देख रहे थे कि प्रेशियस मेटल में, सोने चांदी में एक रिकॉर्ड ऊंचाई देखने को मिली थी, लेकिन वहां से अब एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है और वही करेक्शन हमें स्टॉक स्पेसिफिक भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बाकी के अगर सेक्टर पॉकेट्स की बात करें तो आईटी इंडेक्स में देखिए कल भी हमने बात करी थी कि जो एंथ्रोपिक है उसके चलते जो पूरी की पूरी चिंताएं बनी हुई है कि आगे चल के जो रेवेन्यू है वहां पे डेंट पड़ सकता है, जो लोगों की नौकरी है वो खतरे में आ सकती है। उस लिहाज से जो आईटी पैक है वो इस टाइम पे डरा बैठा है कि आगे चल के एक्चुअल में होगा क्या इनकी टॉप लाइन में हमें इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। और वही रिजल्ट है कि देखिए शेयर प्राइस में भारी बिकवाली लगातार हमें देखने को मिल रही है। ये अप्रोक्सीमेटली 6 साल बाद होगा कि जहां पे एक हफ्ते के अंदर आईटी इंडेक्स में करीब 11% की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। बाजार में चौतरफा गिरावट रही। आईटी सेक्टर बुरी तरह से पिटा हुआ है। आखिर बाजार को अब किसका डर लग रहा है? आवाज अड्डा में हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। एआई का प्रहार, बाजार में हाहाकार। जरूर देखिए शाम 7:57 पर।
भारत में अब ज्यादातर ट्रेनें बिजली से चलती है, लेकिन आज भी कई यात्री और गुड्स ट्रेन डीजल से चलती है। ऐसे में रेलवे ने देश में पहली बार एलएनजी से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन का सफल संचालन शुरू किया है। इससे कितना फायदा होगा, जानने के लिए देखिए केतन जोशी की यह रिपोर्ट। दिखने में आम पैसेंजर ट्रेन जैसी ये ट्रेन खास है। आप इंजन की बोगी में देखेंगे तो 1000 किलो क्षमता वाली एलएनजी की टैंक है। इस इंजन से अब पूरी ट्रेन चल रही है। इसमें 60% डीजल और 40% एलएनजी का इस्तेमाल हो रहा है। गुजरात में ये प्रयोग सफल रहा है और जल्द ही पूरे देश में एलएनजी से ट्रेन चलना शुरू हो जाएगा। जो क्लीनलीस्ट फ्यूल है वो गैस फ्यूल है, तो एलएनजी से जो चलेगी गाड़ी तो वातावरण को अच्छा करेगी। AQI यदि हमारा आगे भी अच्छा रहेगा, सो मेरे ख्याल से ये एक प्रिवेंटिव स्टेप है कि CO2 का जो एमिशन है वो कम हो जाएगा इससे, और ये एक दिशा दिखाएगा पूरे देश को, बाकी के रेलवे कंपनी को। आसानी से डीजल से एलएनजी में स्विच करने वाली ऐसी एक ट्रेन सालाना 25 लाख की बचत करवाएगी। इलेक्ट्रिफिकेशन के बावजूद भारत में अभी 30% से ज्यादा डीजल इंजन का इस्तेमाल होता है। 2014 में रेलवे में जहां डीजल पर सालाना 21,000 करोड़ खर्च होता था, वो घटकर अब 10,000 करोड़ के अंदर आ गया है। एलएनजी के इस प्रयोग के बाद डीजल का इस्तेमाल और कम हो जाएगा। जानकार इसे गेम चेंजर मानते हैं। ये ट्रायल DMU रेक में किया गया है, जो साबरमती से पाटन, साबरमती से मेहसाना, साबरमती से पालनपुर चल रही है, उसमें किया है। अभी इसको हम लोग यहाँ के 10 ट्रेनों में लगाएंगे, जो साबरमती बेस की ट्रेनें हैं और जो अहमदाबाद एरिया में चल रही है। उसके बाद इसके रिजल्ट को एनालिसिस करके फिर पूरे जहाँ जहाँ डीजल के इंजन है और जहाँ जहाँ इसको लगाने का स्कोप होगा, उसके लिए रेलवे को डिसीजन लेंगे। तेल में विदेशी निर्भरता से हमें सालाना हजारों करोड़ का राजस्व देना पड़ता है। ऐसे में ये पहल हमारी तेल निर्भरता कम करके करोड़ों का फायदा करवाएगी। ट्रेन के इंजन में एलएनजी के प्रयोग से न केवल सालाना करोड़ों रुपए की बचत होगी, लेकिन भारत सरकार ने मेक इन इंडिया की राह में जो कदम रखे हैं उसको भी आगे जाकर काफी गति मिलेगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।